आज का चैप्टर है चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। तो 12 अगस्त को मुग़ल एम्परर ने जो हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको एक दीवान बना दिया था ना बंगाल को। सो इट वाज ऑन 12th of August 1765 और ये सब जो हुआ था वो रॉबर्ट क्लाइव के ही टेंट में या फिर उसके ही एरिया में हुआ था, जिसको काफ़ी मतलब पिक्चराइज करने की सोचा उसने रॉबर्ट क्लाइव ने। सो उसने एक आर्टिस्ट को बुलवाया और एक पेंटिंग बनवाई जिसमें थोड़ा और एलेबोरेट करके उस टाइम का सारा इवेंट दिखाया गया था इन द पेंटिंग, विच कैन ऑल्सो बी सीन इन आर NCERT। जो हमारा ये है चैप्टर उसका जो स्टार्टिंग है वहीं हमें ये पेंटिंग दे रखी है। सो दैट वाज दिस इज़ द पेंटिंग। जब ईस्ट इंडिया कंपनी दीवान बन जाती है तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बन जाती है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उस पूरे टेरिटरी की, यानी कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें थी वो सारी की सारी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर थी और वही सारी चीज़ें हैंडल कर रही थी। रेवेन्यू रिसोर्सेज वगैरह के बारे में भी ईस्ट इंडिया कंपनी को ही सोचना पड़ता था। अब जैसे जैसे टाइम जाता जा रहा था तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये भी ध्यान दिया कि उसको काफ़ी सारे प्रिकॉशंस के साथ आगे मूव करना पड़ेगा, क्योंकि वो ये जो लैंड था इंडिया का वो उसके लिए बिल्कुल ही अनजान जगह थी और इस अनजान जगह पे अपना ट्रेड एक्सपेंड करना इतना भी आसान नहीं था। सो उसको सारी चीज़ें देखनी पड़ रही थी कि काफ़ी सारे रूलर्स यहाँ के जो थे वो काफ़ी पावरफुल थे, तो उनके अगेंस्ट रिबेल करके वो अपने आप को ही नुकसान पहुँचा दे, कहीं ऐसा ना हो। सो ये सारी चीज़ें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ध्यान में रखनी पड़ रही थी और ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के वो आगे अपना ट्रेड एक्सपेंड कर रही थी। अब जो कंपनी है वो दीवान तो बन गई, लेकिन उसका जो अभी भी जो प्राइमरी सोर्स था या प्राइमरी वर्क था उसका वो अभी भी ट्रेड था। वो दीवान बन गई थी लेकिन उसका जो प्राइमरी वर्क था वो दैट वाज नाउ ट्रेड। उसको लार्ज रेवेन्यू इनकम चाहिए था, बट असेसमेंट और कलेक्शन का एक रेगुलर फार्मूला ये अप्लाई नहीं करना चाह रही थी, एक रेगुलर सिस्टम ये नहीं बनाना चाह रही थी। कंपनी का जो मेन मोटो था और उसके जो एफर्ट्स थे वो एक ही तरफ थे कि कैसे अपना ट्रेड एक्सपेंड करे और कैसे चीप प्राइसेस पे सिल्क, कॉटन, ये सारी चीज़ें बाई कर सके फ्रॉम इंडिया। और विद इन 5 years जो भी उस प्रोडक्ट की वैल्यू थी बंगाल में वो इंक्रीज़ हो जाती है और 1865 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बाय कर लिए थे बाय सेलिंग या बाय इम्पोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। अब जो रेवेन्यू कलेक्शन था बंगाल का वो सारे के सारे फाइनेंसेस को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दे रहा था। जितने भी चीज़ें थी वो सारी की सारी कंट्रोल में होती जा रही थी। अब कुछ टाइम बाद ये समझ आता है कि बंगाल की जो इकोनॉमी है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस आ गए हैं। जो आर्टिसंस थे वो विलेजेस को छोड़ते जा रहे थे क्योंकि उनको जो उनके गुड्स थे वो काफ़ी लो प्राइसेस पे बेचने के लिए फोर्स किया जा रहा था टू दी कंपनी। अब जो पीजेंट्स थे वो अपने ड्यूज़ को पे करना मतलब उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था। जितने भी ड्यूज़ उनसे मांगे जा रहे थे वो सारे के सारे पे नहीं कर पा रहे थे। आर्टिसनल प्रोडक्शन डिक्लाइन होता जा रहा था और जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था वो भी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी कोलैप्स होता हमें देखने को मिलता है। और फिर 1770 में बंगाल में एक बहुत ही टेरेबल फेमाइन आ गई जिसमें काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ टू द लाइफ, टू द एग्रीकल्चर एंड एवरीथिंग। काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो गई। अबाउट 1/3 पॉपुलेशन जो थी बंगाल की वो ख़त्म हो चुकी थी 1770 के ये फेमाइन की वजह से। अब अगर इकोनॉमी रिड्यूस हो रही है, इकोनॉमी घाटे में जा रही है, तो क्या कंपनी अपनी रेवेन्यू इनकम के बारे में सीरियस हो सकती है? काफ़ी सारे कंपनी ऑफिशियल्स को ये सोचना पड़ा कि लैंड और एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने की ज़रूरत है हमें। अब ऐसा कैसे हो सकता था? काफ़ी सारे डिबेट्स हुए इस क्वेश्चन पे कि ये कैसे पॉसिबल है। अब आफ्टर 2 decades ऑफ डिबेट ऑन द सेम क्वेश्चन कंपनी ने एक परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया इन 1793। राजाज और तलुकदार्स थे उनको हम जमींदार्स की तरह देखने लग गए थे और वो रेंट कलेक्शन का उनका काम हो गया था कि उनको रेंट कलेक्ट करना है फ्रॉम द पीजेंट्स और फिर कंपनी को वो चीज़ पे करनी है एज अ रेवेन्यू। और जो अमाउंट टू बी पेड था वो फिक्स्ड था, मतलब वो आगे इन फ्यूचर इंक्रीज या चेंज नहीं होना था, वो फिक्स्ड था। अब ऐसा माना जा रहा था कि इसकी वजह से जो रेवेन्यू का फ्लो है वो मतलब एक रेगुलर फ्लो बनता जाएगा इनटू द कंपनी। अब क्योंकि कंपनी की जो रेवेन्यू डिमांड है वो इंक्रीज़ नहीं होगी तो जो ज़मींदार्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि लैंड का प्रोडक्शन अगर इंक्रीज़ हुआ लेकिन जो कंपनी का रेवेन्यू है वो सेम रहेगा तो कहीं ना कहीं ज़मींदार्स को बेनिफिट्स इससे मिलेंगे।